गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपने अभी तक कुल 3 लेसन हो चुके हैं। पहला ग्रेविटेशन, दूसरा इफेक्ट ऑफ करंट और लास्ट अपन ने जो लिया था वो हीट। आज अपन ले रहे हैं 4th लेसन, जो कि आपकी पेपर 1 पार्ट 1 का लास्ट लेसन है। लेसन का नाम है स्पेस मिशन। और ये लेसन थियोरेटिकल ज्यादा है, जैसे बायोलॉजी के अंदर मैडम लोग सर लोग पढ़ते हैं, फिर भी इसमें फॉर्मूले आएंगे लास्ट लास्ट में। तो इसको अपने को बातचीत के तौर पे बातचीत करूंगा मैं आपसे, और उस ढंग से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो जब भी ये लेसन आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो अपनी किताब सामने खोल के बैठना, पेज नंबर 135, स्पेस मिशन। इसमें उसने पहला क्वेश्चन किया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेस एंड स्काई। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेस एंड स्काई। देखिए, स्पेस और स्काई में क्या फर्क है। स्काई इसको बोला जाएगा जिसको आप आंखों से जितनी दूर देख सकते दिन में, आप विच वी कैन सी विथ अवर नेकेड आईज। आप छत पे गए, आपने ऊपर देखा, आपको कई तारे चांद जितनी दूर तक दिख रहा है, दैट इज स्काई। और स्पेस, स्पेस का मतलब आप अर्थ से कहीं बाहर चले गए, रॉकेट में बैठ के किसी, चलते जा रहे अनंत समय तक, वो है स्पेस। स्पेस बोले तो बहुत बड़ी बात हो गई, स्काई बोले तो छोटी है। स्काई तो आपको जो रोज यहां से दिख जा रहा है वो स्काई है, पर स्पेस बहुत बड़ा है। स्पेस हैज नो लिमिट। हम अर्थ से बाहर गए, किसी प्लेनेट पे उतरे, फिर वहां से और आगे जा रहे हैं, तो हम स्पेस में बढ़ते जा रहे हैं। तो ये मीनिंग है स्पेस और स्काई का। व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन अवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं। हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स है। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे पहले सन है। हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स है, जैसे मून है, अपने अर्थ का सैटेलाइट, जुपिटर के 69 सैटेलाइट्स है। हमारे प्लैनेट्स के अंदर, हमारे सोलर सिस्टम के अंदर कई एस्टेरॉइड्स है। इस तरीके से अपना जो सोलर सिस्टम है वो कई चीजों से बना हुआ है, जैसे सन, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स एक्सेट्रा, मीटियोर्स। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय सैटेलाइट। सैटेलाइट का मतलब क्या होता है। एनी नेचुरल और आर्टिफिशियल बॉडी विच कैन रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट। सैटेलाइट किसको बोला जाता है कि जैसे अपना ये अर्थ है, अर्थ के आसपास मून रिवॉल्व हो रहा है, तो मून इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ। पर आपको आगे इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा कि हमने, ये तो नेचुरल सैटेलाइट हो गया, ये नेचुरल सैटेलाइट है। आगे पढ़ने को मिलेगा कि हमने भी अर्थ से कई सैटेलाइट्स ऊपर छोड़े हैं जो अर्थ के आसपास रिवॉल्व हो रहे हैं इन द फिक्स्ड ऑर्बिट, अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। तो ये बनते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैटेलाइट। एनी ऑब्जेक्ट, नेचुरल और आर्टिफिशियल, रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट, प्लैनेट के आसपास घूमने वाले, इन द फिक्स्ड ऑर्बिट, ऑर्बिट जो रहता है उनका वो फिक्स्ड होता है, मतलब वो कभी अपने ऑर्बिट से नीचे नहीं आके घूमते, ना ऊपर जाके घूमते हैं, जहां फिट रहे, जहां रहे उसी ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, उसी ऑर्बिट में, उसी कक्षा में घूमते रहते हैं। ये है डेफिनेशन ऑफ सैटेलाइट। और उसने लास्ट क्वेश्चन किया, हाउ मेनी नेचुरल सैटेलाइट्स डज द अर्थ हैव।
अर्थ को कितने नेचुरल सैटेलाइट है? तो आपके पास आंसर है 1, दैट इज मून। मतलब अर्थ के आसपास एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम है मून। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ। मैन हैज ऑलवेज बीन curious about unknown places, and he has always been eager to expand the horizons of the knowledge by exploring the unknown world। पहले से आदमी जिज्ञासु रहा है किस बारे में? अननोन प्लेसेस। एंड ही हैज ऑलवेज बीन ईगर टू एक्सपांड द हॉरिजॉन ऑफ हिज नॉलेज। पहले से अपन अंतरिक्ष के बारे में बहुत जिज्ञासा रही है अपने को कि ये ऊपर क्या है, और जो भी है उसके बारे में हमको मालूम पड़े। हम अपनी ज्ञान की सीमाओं को बढ़ाने के लिए पहले से ही, शुरुआत से नहीं, हजारों सालों से इंसान इस बारे में जिज्ञासा रखता है कि आगे क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके आगे क्या होना चाहिए। अननोन वर्ल्ड के बारे में, क्योंकि वो वर्ल्ड हमारे लिए नोन नहीं है। हम अर्थ पे रह रहे हैं, ये हमारे लिए नोन है। और इसके बाहर क्या हो सकता है? क्या ऐसा कोई प्लेनेट होंगे क्या हमारे अर्थ के जैसे? तो ये बारे में हमारी जिज्ञासा आज भी है, हजारों साल पहले भी थी। आगे, he must have deep curiosity about the space and many twinkling stars in the sky। उसको स्पेस के बारे में बहुत ज्यादा क्यूरोसिटी रही है। देखो आज नहीं, पहले भी गैलीलियो, न्यूटन, कई लोग हैं, आइंस्टाइन है। हम लोग हमेशा क्या, आर्यभट्ट है, क्या उसके पहले केपलर था, केपलर आर्यभट्ट के बाद आया। ऐसे अपने भी कई लोग हैं, फिलोसोफर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जो ऐसे लोग जो जानना चाहते कि अपने स्पेस में क्या है, ये तारे क्यों चमकते हैं, वहां क्या होगा, ये मून पर क्या है। तो इसके बारे में अपने को पहले से क्यूरियोसिटी रही है। रिलेशन का नाम कितना अच्छा है, स्पेस मिशन। यानी अपन अब स्पेस में जाने की इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। मैंने आपको स्पेस का मतलब अभी बताया 2 मिनट पहले, स्काई नहीं, स्पेस में जाने की। नेक्स्ट, he have had dreams to fly to the space and must have been working for that। हमें पहले से क्या लगता है कि अपन भी उड़ के या कैसी भी तरीके से वहां पहुंचे, वहां देखे कि वहां क्या है। आज भी छोटे बच्चे कई बार पूछते हैं मम्मी के पास अपने कि ये मम्मी मून है, इसमें क्या है, वो सूर्य है, वो कैसा होगा। ऐसे कई प्लैनेट्स आपको बाइनोकुलर्स के थ्रू या टेलीस्कोप के थ्रू देखा, तो वो प्लैनेट्स देखने के बाद आपकी भी इच्छा होगी कि सर वहां क्या होना चाहिए, वहां पे भी लोग रहते हैं। आपने कई पिक्चरों में देखा, यूएफओ के बारे में सुना है, अल्ट्रा अनआइडेंटिफाइड फॉरेन ऑब्जेक्ट्स जो बाहर से आने वाले उड़न तश्तरियां होती है, ये कहाँ से आते होंगे लोग, या एलियंस होते हैं। तो ये अपने जो एक क्यूरियोसिटी है, तो ये तो तभी अपनी जिज्ञासा शांत होगी ना जब अपने स्पेस की स्टडी करेंगे, जब स्पेस की अपने को ज्यादा से ज्यादा माहिती मिलेंगी, तब अपनी ये जो क्वेश्चंस है जो अपने मन में उठते हैं, जो दिमाग में उठते हैं, ये तभी शांत हो पाएंगे। अब जितना इस चैप्टर ने आपको समझाया बहुत अच्छी तरीके से, और कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर के द्वारा अपने उन चीजों के अंदर थोड़ी बहुत नॉलेज बढ़े। ठीक है, स्पेस मिशन, substantial development in the technology, especially space technology, in the latter half of 20th century। प्रगति होती गई और टेक्नोलॉजी में प्रगति के साथ साथ हमने पिछले 50 से 60 सालों में स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में, कि हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी काफी डेवलप हुई है। आपने सुना होगा नासा है, इसरो है, और भी दूसरे देशों के अपने अपने स्पेस सेंटर्स हैं जो उन्होंने स्पेशल स्टडी के लिए बना रखे हैं कि स्पेस में क्या है, स्पेस की जानकारी। चाइना वालों के भी स्पेस प्रोग्राम बहुत ज्यादा है, रशिया वालों के भी बहुत ज्यादा स्पेस प्रोग्राम चलते हैं, अपने भी है, अमेरिकन के नासा है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि पिछले 50 सालों में अपन ने स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की है। और स्पेस क्राफ्ट बनाने में, स्पेस क्राफ्ट मतलब ऐसे यान, जैसे एरोप्लेन होते हैं ना, वैसे नहीं, उससे छोटे पर
ऐसे स्पेसक्राफ्ट जो स्पेस में जा सके और स्पेस की यात्रा करके वहां के बारे में जानकारी मिला सके। और अपन ने ऐसे कई थाउजेंड्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बना लिए हैं, थाउजेंड्स। अपने इंडिया नहीं, सारे विश्व की बात कर रहा हूं। Thousands of artificial satellites have been placed into orbits around the Earth. ऐसे हजारों सैटेलाइट अलग अलग देशों के अलग अलग ऑर्बिट में अर्थ के आसपास कंटिन्यूसली घूम रहे हैं। Additionally, space mission have been undertaken for close observation of various objects. और स्पेस मिशन के अंदर एक बात और आती है, क्लोज ऑब्जर्वेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज ऑब्जर्वेशन? हम बारीक से बारीक चीजों का निरीक्षण कर सके, वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन आवर सोलर सिस्टम। वी विल लर्न अबाउट ऑल दिस इन दिस चैप्टर। और यही सारी बातें अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट, वी कैन क्लासिफाई द स्पेस मिशन इनटू टू कैटेगरी। ये चैप्टर अपने आप को दो हिस्सों में डिवाइड करेगा। देखिए, पहला हिस्सा मतलब लेसन नंबर 10, स्पेस मिशन डिवाइडेड इटसेल्फ इनटू टू पार्ट्स। पहला पार्ट कि आपको अलग अलग आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, कैसे उनके ऑर्बिट में पुट करना है, इसके बारे में सीखना है। ऑर्बिट्स में पुट करना है मतलब जो सैटेलाइट अपन यहां से रॉकेट की मदद से भेजते हैं, वो कैसे पुट होते हैं ताकि वो घूमकर अपने लिए काम करे। ये चैप्टर इस पे सबसे ज्यादा है। मतलब ये जो ऑब्जेक्टिव है स्पेस मिशन के चैप्टर का, इसके बारे में अपने को समझ लो 10 पेज का चैप्टर होगा ये, तो 8-9 पेज इसी के हैं। और सेकंड है स्पेस मिशन का पार्ट में, स्पेस मिशन यानी जर्नी टू मून, जर्नी टू अदर प्लैनेट। मतलब मंगल ग्रह पे जाना, वहां के बारे में कैसे जानकारी मिली, मून पर कैसे उतरना। मतलब सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर to send the spacecraft into outer space for closer understanding in the solar system or even outside the solar system। मतलब स्पेस क्राफ्ट को कहाँ भेजना? स्पेस क्राफ्ट को भेजना है कहां पर? मून मिशन। नंबर 2, मार्स मिशन, अदर ऑब्जेक्ट्स इन आवर सोलार सिस्टम। इन आवर सोलार सिस्टम। ये पार्ट सेकेंड पार्ट। मतलब चैप्टर के आपको दो हिस्से पढ़ने हैं। पहला हिस्सा आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को कैसे उनके ऑर्बिट्स में डाला जाता है, और दूसरा हिस्सा कि हम जो सैटेलाइट्स नहीं, हम स्पेस में चले जाए, कहां पर? मून पर चले जाए, मंगल ग्रह पर चले जाए, या अदर ऑब्जेक्ट्स, और इवन आउटसाइड द सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम से भी बाहर जाके हम उनका स्टडी करें। हमारे सोलर सिस्टम के बाहर 9 ग्रहों के 8 ग्रहों के बाहर क्या है। तो आपको ये जो पार्ट है ये आखिरी में आएगा, 2 पेज का ही है। पर जो पहला पार्ट है उसकी स्टडी बहुत ज्यादा है। मतलब पहले पार्ट पर अब मैं ज्यादा जोर दूंगा, हाउ टू पुट द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स into their orbits by different countries so that the artificial satellites perform various functions for that particular country। आज मोबाइल सर्विसेज, आज अपन टीवी देख रहे हैं, आज अपन इंटरनेट चला रहे हैं, तो ये सब क्यों हो पा रहा है पता है? आप छोटी सी भी, आज भी आपसे मैं ऑनलाइन बात कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि कोई ना कोई सैटेलाइट की मदद आपको और मेरे को दोनों को मिल रही है, जिससे मेरा पढ़ा है वह आप तक पहुंच रहा है।
और अगर यही स्टडी लाइव होती थी तो आपके आपके पूछे हुए सवाल मेरे तक भी दिखते थे या सुनता था। इसके बीच में कोई ना कोई आ रहा है जो हमको मदद कर रहा है कि मेरे मैसेजेस आप तक जा रहे हैं, मेरा डाटा आप तक पहुंच रहा है, आपका डाटा मेरे तक पहुंच रहा है। और ये मदद करने में सैटेलाइट्स की बहुत बड़ा रोल प्ले हो रहा है। आज आप हवामान के बारे में जान लेते, आज आप ट्रेन की पोजीशन जान लेते, वो ट्रेन हमारे प्लेटफॉर्म पर कितनी देर बाद पहुंच रही। आज आप मिलिट्री पर्पजेज में दूसरा जो एनिमी कंट्री होता है उसकी सेनाएं अपनी बाउंड्री के कितने पास आ गई इसके बारे में जान लेते हैं। आज आप पेट्रोल के रिजर्वायर, डीजल्स के, पेट्रोलियम के रिजर्वायर ढूंढ लेते हैं। आज आप अपने देश की जंगल की अंदर जो बझाड़ है, जो जानवर है, प्राणी है, उनकी गिनती कर सकते हैं। आज आप अपने, यानी सैटेलाइट्स की इतनी मदद है। अपनी समुद्री में जो सेना लगी है, नेवी लगी है, वो अपने को अपनी, यानी उसकी टेरिटरी की चेक करती, टेरिटरी है ना अपनी, जो नेवी की देश की जो बाउंड्री है वो नेवी अपनी चेक करती है, पर उसमें भी हेल्प किसकी लेती है? सैटेलाइट्स की मदद होती है। तो ये जो पार्ट है चैप्टर का, हाउ टू पुट द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स इनटू द योर ऑर्बिट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आपको एक नया टॉपिक है। इस तरह का इंफॉर्मेशन अभी अब तक क्या आपने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा, वगैरह वगैरह पढ़े, हीट पढ़ा, करंट पढ़ा, और ये जो आप चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में कैसे डाला जाता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो पार्ट है उसके अंदर ये आपके लिए बहुत मददगार रहेगा आगे की फैकल्टीज की पढ़ाई के अंदर। तो बस फर्स्ट स्टार्ट करते, डू यू नो द फर्स्ट पर्सन टू गो इनटू द स्पेस इन द स्पेसक्राफ्ट वाज यूरी गागरिन। पहला आदमी जो स्पेस में गया था स्पेसक्राफ्ट में बैठकर, वो था यूरी गागरिन। ये पर्सन था रशिया का, ठीक है। इज यूरी गागरिन ऑफ द यूएसएसआर, ही ऑर्बिटेड द अर्थ इन 1961। 1961 में यूरी गागरिन फ्रॉम रशिया, यूरी गागरिन फ्रॉम रशिया ने पहली बार अर्थ को ऑर्बिट किया था, अरे अर्थ के आसपास सैटेलाइट में या स्पेसक्राफ्ट में घूमा था। He orbited the Earth in 1961. The first person to step on the moon was Neil Armstrong in 1969. फिर 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग was the first person from America who stepped on the moon. नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो था, इसके पहले कदम पहली बार 1969 में चंद्रमा पर गिरे थे। मतलब पहली बार इंसान चंद्रमा पे कौन से साल में उतरा था और कौन से देश का था? वो देश था अमेरिका। उस पर्सन का नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और वो उतरा था 1969, दैट इज 1969 में। और इसके बाद इंडिया का पहला व्यक्ति राकेश शर्मा ऑर्बिटेड द अर्थ इन 1984 इन रशियन स्पेसक्राफ्ट। और 1984 में राकेश शर्मा was the first from India. He orbited the Earth in 1984. इसने भी अर्थ को चक्कर लगाया था स्पेसक्राफ्ट में बैठ के इन 1984। इस अब कई बार आप बोलते होंगे सर ये साइंटिस्ट, उनका देश और उनके नाम क्यों याद रखना? मैं आपको बता देता हूँ, पेपर में कई बार एक साल तो ऐसा हो चुका है कि पहला सैटेलाइट कौन से देश का था और कौन से साल में छोड़ा गया था। ये 2 साल पहले सवाल आया था। और वो पहला सैटेलाइट था स्पुतनिक, और उसको छोड़ा था किसने? रशिया ने। और बच्चे उसका साल अगर भूल गए, वो बस ऐसा फोटो, पेपर में एक फोटो दे देते हैं, बताइए द गिवन पिक्चर, ये जो पिक्चर है ये किस बात का है?
आपको लिखना पड़ेगा दिस इज वाज द फर्स्ट सैटेलाइट सेंड बाय द स्पुतनिक इन 1957 बाय फ्रॉम रशिया। अब इसके 1 मार्क मिलते, अब सच बात बताओ कि अपन इन बातों को अक्सर नहीं पढ़ के जाते, और अगर अपन इसको पढ़ के चले गए तो अपने को इतनी मदद मिल जाती है। 1 बार 2 बार देख लेना पड़ता है, इसको मैं कुछ ज्यादा गहरा याद करने के लिए नहीं बोल रहा आपको, तो ये ध्यान रखना। राकेश शर्मा फ्रॉम इंडिया इन 1984 who orbited the earth, Neil Armstrong from America in 1969 put first step on the surface of moon, and Yuri Gagarin from Russia in 1961 orbited the earth। और इसके बाद अब मैं आपको एक एक और पता होगा, कल्पना चावला फ्रॉम इंडिया एंड सुनीता विलियम्स of Indian origin also participated in space exploration through mission organized by NASA। ये नासा क्या है? ये नासा स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और स्पेस के बारे में माहिती रखने वाला या स्टडी करने वाला अमेरिका का सबसे बड़ा स्पेस सेंटर है। ये वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा स्पेस सेंटर है। और नासा का लॉन्ग फॉर्म हमेशा ध्यान रखना, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसी के स्पेसक्राफ्ट में सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला ने भी स्पेस प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया है। हाँ, एक हादसा जरूर हुआ है कि उसके अंदर कल्पना चावला की मौत हो गई थी और वो रिटर्निंग जर्नी में हुई थी। खैर, अपने को हिस्ट्री से इतना वो नहीं है, मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि वेरियस इंडियन पर्सन्स और साइंटिस्ट और आल्सो पार्टिसिपेट इन द स्पेस प्रोग्राम्स एंड देयरफॉर अपने को इनके नाम और इनके साल अगर याद है तो काफी। अब नेक्स्ट पार्ट है, विच टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप्स आर ऑर्बिटेड अराउंड द अर्थ, व्हाई इट इज नेसेसरी टू पुट देम इन स्पेस। आपको याद होगा मैंने पिछले साल 9th में आपको 2 टेलीस्कोप पढ़ाए थे। एक का नाम था न्यूटोनियन टेलीस्कोप, एक का नाम था कैसेग्रेन टेलीस्कोप। याद करो लास्ट लेसन, वो स्पेस मिशन नहीं था, उसका नाम था, आपको याद आता होगा, स्पेस, मेरे को लेसन का नाम याद नहीं आ रहा है, लास्ट लेसन अपने जो पढ़ा, ऑब्जर्विंग स्पेस, करेक्ट, ऑब्जर्विंग स्पेस। उसमें आपने क्या क्या पढ़ा था? आपने न्यूटोनियन टेलीस्कोप पढ़ा था, कैसेग्रेन टेलीस्कोप पढ़ा था, ठीक है। मैंने आपको उसके अंदर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप पढ़ाए थे, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप पढ़ाए थे, ठीक है। तो ये क्यों जरूरत है कि हमको जो टेलीस्कोप्स है वो स्पेस में रखना चाहिए? आपको याद दिला देता हूं, अगर आपने कोई भी टेलीस्कोप अर्थ के बाहर रखा, बाहर, और उसको छोड़ दिया सैटेलाइट के जैसा, तो जो अर्थ पे आने वाली डिफिकल्टीज है, सबसे बड़ी डिफिकल्टी याद है आपको? एटमॉस्फेयर था। मैं आपको बोलता बोलता था कि एटमॉस्फेयर की वजह से बहुत सा लाइट एब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत सी चीजें ट्विंकलिंग यानी हल्की भी दिखती है। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था दिन में सूर्य प्रकाश की वजह से अपने को तकलीफ होती है। फिर मैंने आपको सिटी लाइट की वजह से होने वाली तकलीफ याद दिला पढ़ाई थी कि अपन रात में देख नहीं सकते, क्योंकि रात में सिटी लाइट हमारे बाहर के जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं स्पेस, वहां से आने वाले लाइट्स को देखना चाह रहे हैं और हमको सिटी लाइट की तकलीफ हो रही है, तो अपन जंगल में जाके, पहाड़ में जाके देखते, पहाड़ के ऊपर बैठ के फिर टेलीस्कोप लगा के। अपन नैनीताल में आपको मैंने बताया था सबसे बड़ा टेलीस्कोप लगा है एशिया का। तो ये सारी तकलीफें कहाँ आती है? अर्थ पे रहे तो आती है। और अगर टेलीस्कोप आर ऑर्बिटेड या पुट देम इन पर्टिकुलर ऑर्बिट अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ, बहुत हाइट पे अगर अपन ने रखा, तो क्या होगा पता है आपको? एटमॉस्फेयर से आने वाली जो डिफिकल्टी है, दुविधाएं हैं, वो ओवरटेक हो जाएगी, वो नहीं आएगी। दूसरा, आप बाहर दूर तक स्पेस में देख पाओगे, दूर तक देख पाओगे। ये है नीड कि इफ यू पुट द टेलीस्कोप इन द स्पेस इन द फिक्स्ड ऑर्बिट या ऑर्बिटेड अराउंड द अर्थ, then we collect or gather more useful information of the space, ठीक है। और why it is necessary to put them in space, टेलिस्कोपला स्पेस मध्ये ठेवण्याकरिता कोणती आवश्यकता आहे, कोणती गरज आहे? मी आता सांगितलं तुम्हाला कोणती गरज आहे। वी फेस वेरियस डिफिकल्टीज विथ आवर एटमॉस्फियर while handling the telescope। मतलब
अपन अलग अलग डिफिकल्टीज को फेस करते हैं जब हम टेलीस्कोप को अर्थ पे रखकर बाहर की चीजों को देखना चाहते हैं। इसलिए हम टेलीस्कोप को अर्थ के एटमॉस्फेयर के अबाव रखते हैं। व्हाट इज द लास्ट लिमिट ऑफ द एटमॉस्फेयर? 400 किलोमीटर अबाउ द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है। कैन यू टेल वेयर डज द सिग्नल इन योर सेल फोन कम फ्रॉम? तुम्हारे मोबाइल में जो सिग्नल आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? क्या बोल सकते हो? अरे मैं भी तुमसे बात कर सकता हूँ यहीं पे। और देखो वायरलेस है, वायरलेस। पहले तो भी लोगों के घर में टेलीफोन होते थे, उसमें वायर जुड़ा होता था, दूसरे से बात करते थे तो वायर के थ्रू सिग्नल्स जाते थे। आज तो ये मोबाइल जो आ गया उसमें वायर का भी काम नहीं है, आप चलते फिरते कहीं भी बात करते, वायरलेस कम्युनिकेशन हो रहा है आपका। ये सिग्नल्स कहाँ से आ रहे होंगे? यस, इट कम फ्रॉम सैटेलाइट्स। सेकंड क्वेश्चन, वेयर डज द सिग्नल इन योर टीवी सेट कम फ्रॉम? तुम्हारा टीवी सेट तुम तो डिश बाहर लगा देते, दुनिया भर के सही कई चैनल्स बदल बदल के देखते रहते, और तुम ये सोचते तुम्हारे डिश को सिग्नल कहाँ से मिल रहा है? यस, अगेन इट कम फ्रॉम टावर और इट कम फ्रॉम सैटेलाइट। टावर से आते हैं, पर टावर तक भी आने के लिए सैटेलाइट पहले टावर तक भेजता है। और आजकल तो टावर की भी जरूरत नहीं पड़ रही, डायरेक्ट सैटेलाइट से आपके डिश पर सिग्नल्स मिलना चालू हो जाते हैं, और आप वो पर्टिकुलर चैनल को फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं और आप देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, यू हैव बीन, आपने तो कई बार देखा होगा कि लंदन में या ऑस्ट्रेलिया में मैच चल रहा है और आप घर बैठे देख रहे हैं, एक सेकंड का भी डिले नहीं होता है। मुंबई में कोई घटना दुर्घटना घटती, वो आपको तुरंत दिखाता रहता, देखिए ये एक्सीडेंट हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, न्यूज के अंदर। यानी ये सब चीजें जबकि जब लाइव आप देख रहे हैं, किस बात के भरोसे देख रहे हैं सब आप ये बातें? बिकॉज द सिग्नल्स आर कमिंग टू योर टीवी नेटवर्क जो भी है, और योर सेल फोन फ्रॉम सैटेलाइट इन द न्यूज। हाउ आर दीज इमेजेस ऑप्टेड? कहां से आपको सारी इमेजेस देखने को मिल गई? तो आज ये सवालों का जवाब आपको चैप्टर में मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द स्पेस मिशन, इसकी आवश्यकता क्या है और गरज भी है। नीड भी है और आवश्यकता भी है। द वर्ल्ड हैज बीन बिकम अ ग्लोबल विलेज ड्यू टू स्पेस मिशन। पहले याद है, मैं आपको एक छोटी सी बात याद दिलाता हूँ। मेरे बचपने में जब किसी को संदेशा भेजना होता था, हम लोग टेलीग्राम की मदद लेते थे। टेलीग्राम, पोस्ट ऑफिस में जाते थे, वहां कुछ मैसेज लिखते थे, वो उसको टेलीग्राम की मदद से भेजता था। नहीं तो फिर हम पोस्ट कार्ड भेजते थे, पोस्ट कार्ड। अंतरदेशीय पत्र आते थे। आजकल आप एक सेकंड में मैसेज कर देते हैं यहाँ से लिख। कितनी, यानी हमारे लिए जो गांव तक के हमारा संदेशा जाना 4 दिन बाद पहुंचता था, आज एक सेकंड में हम उसको अपना संदेशा भेज रहे हैं। मतलब अपने लिए गांव, अपना ये देश, अपना ये जग कितना छोटा हो गया। इसको बोलते हैं ग्लोबल विलेज। ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द स्पेस टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुई है। अरे आप अभी यहाँ बैठे बैठे न्यूयॉर्क बात कर लो, कैलिफोर्निया में आप दूसरे का वीडियो कॉल पे चित्र देख लो, आप उसको दिख रहे हैं, आपको वो दिख रहा है। हाँ, ये इमेजेस आप तुरंत देख पा रहे हैं, संदेश एक दूसरे को भेज दे पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारे लिए सब कुछ बहुत करीब हो गया है, बहुत जल्दी हो गया है, बहुत पास हो गया है, और बहुत फास्ट हो गया है। ये सब क्यों? बिकॉज यह है स्पेस डेवलपमेंट इन द स्पेस टेक्नोलॉजी, या फिर डेवलपमेंट इन अवर टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी से बेटर टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुई। टुडे वी कैन कॉन्टेक्ट अ पर्सन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन अ सेकेंड। आप वर्ल्ड में किसी भी हिस्से से कोई आदमी बिलोंग करता हो, एक सेकंड में आप उससे बात कर सकते हो, एक सेकंड में वो आपको, आप उसे दिख सकते हो। ठीक है। वी कैन गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ल्ड वाइड इवेंट सिटिंग एट होम। घर बैठे सारी दुनिया की इंफॉर्मेशन नेट पर देख लो, बोलते सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। हमको वो कॉलेज में एडमिशन लेना है सर, वहाँ की फीस क्या है, वहाँ के फॉर्म कब निकलेंगे, देख लो नेट पे, कॉलेज का नाम डालो, वो अपने कॉलेज का पूरा इंफॉर्मेशन नेट पे रखता है, आप नेट पे से सब पढ़ लेते। कितनी हेल्प हो रही है आपको। सेकेंड, we can gather, you will all know that importance of internet.
आपको इंटरनेट का इम्पोर्टेंस सभी लोगों को अब पता चल रहा है। सोचो आज ये इंटरनेट नहीं होता तो अपने 8 महीने से स्कूल कॉलेजेस सब बंद पड़े हैं और अपन पिछले 4-5 महीने से मोबाइल की मदद से पढ़ रहे हैं। अब बोलने के लिए मोबाइल है पर उसमें नेट का ही तो रोल है सब। ये नुकसान हो जाता था अपना, पर आज अपन थोड़ा ही जितना भी, पर आपको बोलूं मैं, आप बहुत से बच्चे तो हमारे 11th 12th के अभी ये बोल रहे हैं कि सर हमको क्लास में से ज्यादा अच्छे से तो इसमें समझ में आ रहा है। हम कई बार देख सकते हैं, बार बार देख के उसको समझ लेते हैं। क्लास में तो आप एक बार बोल के उस चीज से हट जाते हो, 2 बार बोलते हो, पर हम हमारे यूट्यूब पर 10 बार देखते हैं, जब तक नहीं समझ में आता तब तक देखते हैं। कितना बड़ा फायदा हुआ है। ठीक है, ड्यू टू इंटरनेट एवरी इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एट योर फिंगर टिप्स। आज इंटरनेट की वजह से हर इंफॉर्मेशन आपकी उंगलियों पर आ गई है। अब जब चाहो तो टिक 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 दबाए और इंफॉर्मेशन सामने। कितनी बढ़िया बात है। इट हैज बिकम पॉसिबल टू गेट एडवांस अलर्ट अबाउट द नेचुरल कैलेमिटीज एंड टेक पार्ट प्रॉपर प्रिकॉशंस। आजकल आपको पता चला होगा, वो एक सुनामी तूफान आया, उसके बाद वो एक अलग तूफान अभी कलकत्ता के पास आया था, अम्फान, अम्फान नाम था उसका। अभी मुंबई के पास बहुत ज्यादा तूफान आने वाले थे। तो पहले ही गवर्नमेंट इन्फॉर्म कर देती लोगों को, चलो समुद्र के किनारे से पीछे हट जाओ, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर चले जाओ, कल शाम को 5 बजे तूफान आएगा। पहले लोगों को पता चलता था ये। पहले तो ऐसे तूफानों में, बाढ़ों में कई नुकसान हो जाते थे, पर आज 24 घंटे पहले, बल्कि 20 15 15 20 20 40 घंटे पहले लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। रेस्क्यू टीम को तैयार कर लेते हैं अपन लोग। रेस्क्यू टीम मतलब बचाव कार्य करने वाले लोग, वो समय में पहुंच जाते हैं, आपको बचा भी लेते हैं और आपको पहले इन्फॉर्म कर देते हैं, चलो जगह खाली कर दो। ये आज क्यों हो पा रहा है? ये तूफान की सूचनाएं, जो नैसर्गिक आपदा आने वाली है उसकी सूचनाएं अपन लोगों को पहले से पता चल जा रही है सैटेलाइट की मदद से। और अपन उसके बारे में लोगों को आगाह करके पहले से अलर्ट करते थे, जिससे बहुत सा नुकसान होने के मैंने बच जाता है, नुकसान बच जाता है। ड्यूरिंग वार, लड़ाई के समय, युद्ध के समय, इट इज पॉसिबल टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्शन ऑफ द एनिमी थ्रू एरियल सर्विलियंस यूजिंग सैटेलाइट। आज वार के समय आप एनिमी के हर एक्टिविटी को देख सकते हैं, अपने दुश्मन की एक्टिविटी, क्या आगे बढ़ रहा है, क्या उसके टैंक आगे बढ़ रहे हैं, क्या एरोप्लेन आगे बढ़ रहे हैं, किसकी मदद से? एरियल सर्विलियंस। सैटेलाइट्स की निगाह उसकी हर एक्टिविटी पर रहती है और उससे क्या होता है, आप उसकी हर एक्शन को देख पा रहे हैं और आप वो हिसाब से अलर्ट हो जा रहे हैं। सैटेलाइट की मदद, देखो कितनी जरूरत है स्पेस प्रोग्राम्स की। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू गेट एक्सप्लोर द फॉसिल रिजर्व्स एंड मिनरल्स इन अवर। अब आपको आगे आगे पढ़ाऊंगा मैं कि आपकी जमीन में कहाँ पे कोयले की खदान है, तेलों की खदान है, या कहीं पे कॉपर की खदान है। जो भी मिनरल्स है, एलिमेंट्स है जो जमीन में से निकलते हैं, इनकी माहिती भी आपको सैटेलाइट बताता है कि यहाँ पर आप खोदो, आपको इस प्रकार के मिनरल्स या एलिमेंट्स प्राप्त हो सकते हैं। नहीं तो पहले तो पर खुद तेरा पता नहीं चलता था, बाद में दूसरी जगह पर। आज आपको कोल रिजर्वायर, पेट्रोल रिजर्वायर, मिनरल रिजर्वायर, इन सब की माहिती सैटेलाइट दे रहा है। नेक्स्ट, thus there are unlimited applications of space mission। अनलिमिटेड एप्लीकेशन मतलब मैं बोल नहीं सकता, इतनी ज्यादा हेल्प, अनलिमिटेड एप्लीकेशन, अमर्यादित एप्लीकेशन है, यूजेस है किसके? स्पेस मिशन के। एंड टुडे स्पेस टेक्नोलॉजी इज एन इनइविटेबल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। मतलब अब स्पेस टेक्नोलॉजी एक ऐसा पार्ट बन गया है देश की प्रगति में, कि उस देश की प्रगति जितनी ज्यादा रहेगी जितना उसका स्पेस मिशन स्ट्रांग रहेंगे। क्यों? क्योंकि स्पेस मिशन स्ट्रांग रहेगा, उसके नेट स्ट्रांग रहेंगे, उसकी सब बातें स्ट्रांग रहेंगी, और वो सब बातों से अपने आप को परिपूर्ण जल्दी कर पाएगा। मतलब अब डेवलपमेंट, पहले क्या था, हमारा देश एक सोने की चिड़िया हम बोलते थे, हमारे देश में बहुत सोना है। पर आज मैं क्या बोल रहा हूं आपको, अगर स्पेस टेक्नोलॉजी में आपका देश सबसे आगे है,
स्पेस मिशन में अगर अपन आगे हैं तो अपन उन कंट्रियों के साथ जाके खड़े हो सकते हैं जो आज डेवलप्ड कंट्री है। मतलब स्पेस मिशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज वेरी नीड, अपने लिए बहुत जरूरत है इन बातों की कि हम स्पेस मिशंस को और स्पेस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएं। कल अपन पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट, द नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम पेज नंबर 136।